तो आज बात करते हैं भारत की डिजिटल दुनिया की, जहां एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आ रही है। देखिए, कहानी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ सरकार क्रिएटर्स को जबरदस्त सपोर्ट दे रही है, उन्हें आगे बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ उन पर कुछ नई पाबंदियां भी लगा रही है। अब सवाल ये है कि भाई ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 85 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये है भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या। और इतनी बड़ी ऑडियंस का मतलब साफ है कि क्रिएटर इकोनॉमी अब देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक हाथ से तो सरकार क्रिएटर्स के लिए रेड कार्पेट बिछा रही है, उनका स्वागत कर रही है, लेकिन दूसरे हाथ में नियमों की एक ऐसी किताब है जो इस पूरे खेल का नक्शा ही बदल सकती है। तो चलिए पहले कहानी का वो हिस्सा देखते हैं जो काफी पॉजिटिव है, यानी सरकार का वो बड़ा दाव जो वो क्रिएटर्स पर लगा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? सरकार अब ऑफिशियली ये मान रही है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अवसर है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, जमीनी स्तर पर भी काम शुरू हो चुका है। जरा सोचिए, स्कूलों में 15,000 क्रिएटर लैब्स, कॉलेजों में 500 और साथ में एक बिल्कुल नया डिजाइन इंस्टीट्यूट। ये सब कुछ आने वाली पीढ़ी के टैलेंट को तैयार करने के लिए है। लेकिन शायद सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया है वो है नेशनल क्रिएटर इकोनॉमी बिल 2026। ये एक ऐतिहासिक कानून है जो पहली बार देश के लाखों डिजिटल क्रिएटर्स को एक प्रोफेशन के तौर पर एक आधिकारिक पहचान दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि एक क्रिएटर के लिए इसका मतलब क्या हुआ? असल में ना 3 बहुत बड़ी चीजें बदल रही हैं। सबसे पहले तो क्रिएटर्स को कानूनी तौर पर एक प्रोफेशन का दर्जा मिल जाएगा। दूसरी बात, पेमेंट की सिक्योरिटी, मतलब अब काम के पैसे डूबने का डर काफी कम हो जाएगा। और तीसरी और सबसे अहम चीज, एक वेलफेयर फंड बनेगा जो मुश्किल वक्त में, आप जानते हैं, बीमा और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। तो पूरी बात का लबोलुआब ये है कि जिस चीज को कल तक सिर्फ एक हॉबी या जुनून समझा जाता था, वो अब सम्मान, अधिकार और सुरक्षा के साथ एक प्रॉपर प्रोफेशन बन गया है। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कहानी का रुख अब उस हिस्से की तरफ है जहां नियंत्रण है, जहां जिम्मेदारियों के नियम बदल रहे हैं। ये स्लाइड उस बहुत बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, अब तक क्रिएटर्स एक तरह के ग्रे जोन में काम करते थे, जहां नियम कानून बहुत क्लियर नहीं थे। लेकिन नए आईटी नियमों के तहत उन्हें पब्लिशर माना जा सकता है, और पब्लिशर होने का मतलब ये है कि अब वो भी मीडिया कंपनियों की तरह ही सरकारी निगरानी और कानूनी जिम्मेदारी के दायरे में आ जाएंगे। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, सेफ हार्बर। ये वो कानूनी ढाल है जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स के कंटेंट की जिम्मेदारी से बचाती है। लेकिन अब अगर ये प्लेटफॉर्म्स सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते तो उनकी ये ढाल उनसे छीनी भी जा सकती है। तो आखिर इन नए नियमों में है क्या? पहली बात तो ये कि ये नियम न्यूज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े हर यूजर जनरेटेड कंटेंट पर लागू होंगे। एक सरकारी कमेटी किसी भी कंटेंट को हटाने की सिफारिश कर सकती है और प्लेटफॉर्म्स को सरकार का हर लिखित आदेश मानना ही होगा। जाहिर है, इससे ऑनलाइन बातचीत पर सरकारी कंट्रोल काफी बढ़ जाएगा। और इस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो भी उतनी ही तीखी है। डिजिटल राइट्स के लिए काम करने वाली संस्था इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने तो इसे डिजिटल तानाशाही तक कह दिया है। ये उस सुनहरे भविष्य की उम्मीद से बिल्कुल उल्टी तस्वीर पेश करता है। अब इन नियमों के एक और भी ज्यादा विवादास्पद हिस्से पर आते हैं, और वो है एआई से बनने वाले कंटेंट के नियम। पहले ये समझते हैं कि सरकार आखिर किस चीज को कंट्रोल करना चाहती है। इसे टेक्निकली कहते हैं सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन या एसजीआई। आसान भाषा में कहें तो कोई भी ऐसा ऑडियो या वीडियो जिसे कंप्यूटर की मदद से बनाया या बदला गया हो ताकि वो एकदम असली लगे, जैसे कि डीप फेक्स। तो नए नियम ये कहते हैं कि हर एआई जनरेटेड कंटेंट पर साफ साफ लेबल लगाना जरूरी होगा। यूजर्स को खुद बताना पड़ेगा कि उनका कंटेंट असली है या सिंथेटिक। और शायद प्लेटफॉर्म्स को भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े जिससे ये पता चल सके कि कंटेंट आखिर आया कहाँ से है। और मामला कितना सीरियस है इसका अंदाजा इस टाइमलाइन को देखकर लगाइए। पहले क्या होता था, प्लेटफॉर्म्स को कोई भी गलत कंटेंट हटाने के लिए करीब 24 से 36 घंटे मिल जाते थे।
अब वो मोहलत लगभग खत्म हो गई है। गैर कानूनी एसजीआई के लिए सिर्फ 3 घंटे, और अगर डीपफेक जैसा कुछ सेंसिटिव है तो सिर्फ 2 घंटे। मतलब सरकार बिजली की रफ्तार से एक्शन चाहती है। हाँ, सरकार इन सख्त नियमों के पीछे की वजह भी बता रही है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, साइबर क्राइम के मामले सिर्फ 1 साल में 31% से ज्यादा बढ़े हैं। तो सरकार का तर्क ये है कि इसी वजह से इतनी तेज कार्रवाई की जरूरत आन पड़ी है। तो अब इन दोनों विरोधी ताकतों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के क्रिएटर्स का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है। ये टेबल ना पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है सशक्तिकरण का पुश, जहां क्रिएटर इकोनॉमी बिल के जरिए सरकार एक निवेशक और समर्थक की भूमिका में है, और दूसरी तरफ है नियंत्रण का पुल, जहां नए आईटी नियमों के जरिए सरकार एक रेगुलेटर और एनफोर्सर बन रही है, जिससे सेल्फ सेंसरशिप का खतरा भी पैदा होता है। और नतीजा यही विरोधाभास है, यही पैराडॉक्स है। सरकार उसी क्रिएटर इकोसिस्टम में करोड़ों का निवेश कर रही है, जिसे वो दूसरी तरफ से सख्त नियमों में बांधने की भी कोशिश कर रही है। तो आखिर में सवाल वही आकर रुकता है, भारत के क्रिएटर्स के लिए ये क्या है? क्या ये अवसरों का एक सुनहरा दौर है या फिर नियंत्रण के एक नई युग की शुरुआत? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्रिएटर्स और सरकार के बीच रिश्ता क्या मोड़ लेता है।